इस पर्टिकुलर ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन जो विशेष प्रावधान कौन कौन से हैं, स्पेशल प्रोविजन कौन कौन से हैं। तो ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन जब स्पेशल प्रोविजन की हम बातचीत करते हैं तो हमारे सामने पहली धारा निकल के आती है, सेक्शन जो है आपका 183, जो पहले सीआरपीसी की सेक्शन जो है तो 164 थी, ठीक है 183। तो 183 को हम यहाँ पे समझते हैं। समझ में आ रहा है? थोड़ा मैं तेज चलूंगा क्योंकि आप लोगों ने एक बार पढ़ा है तो मैं उसको क्विक बताते हुए काम की बातें अपन बढ़ चलेंगे। तो यहाँ पर 183। अब देखो 183 इसको आप ऐसे थोड़ा सा समझ सकते हो कि 183 का हेडिंग देखो तो ये क्या बातचीत करता है, संस्वीकृति और कथन को अपलिखित करने का तरीका, ठीक है ना। तो दो बातें करता है कि संस्वीकृति और या कथन, सॉरी संस्वीकृति या कथन को अभिलिखित करने का तरीका, तो मैनर के बारे में बातचीत करता है। अब यहां पे समझिएगा कि इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि संस्वीकृति या कथन दोनों के बारे में, यानी कि संयुक्त प्रावधान कौन कौन ज्वाइंट प्रोविजन है जो संस्वीकृति कथन दोनों के बारे में बातचीत करता है। तो यहाँ पे 183 का क्लॉज 1 और क्लॉज 7, 1 और 7 जो है ये ज्वाइंट प्रोविजन के बारे में बातचीत करते हैं, संयुक्त प्रावधान। और इसके बाद जो है इनको आप केवल संस्वीकृति के बारे में बातचीत करें, संस्वीकृति के बारे में, ठीक है ना, संस्वीकृति के बारे में। तो संस्वीकृति के बारे में 183 का क्लॉज 2 से 4 तक बातचीत करता है। और कथन के बारे में बातचीत करते हैं, कथन, तो ये 183 का क्लॉज जो है तो यहाँ पर 5 और 6 में जो है तो इसके संबंध में बातचीत यहाँ पर की गई है, ठीक है ना, 183 का क्लॉज 2 से 4 तक। और यहाँ पे 5 और 6 के बारे में बातचीत यहाँ पर की गई है, कथन के बारे में यदि हम केवल बातचीत करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम देखते हैं कि संस्वीकृति क्या होती है। तो संस्वीकृति किसी अपराध की स्वीकृति, यदि कोई भी अपराध की स्वीकृति कौन करेगा, जिसके ऊपर अपराध का आरोप लगा है। तो सामान्य तौर पर अपराध का आरोप किसको लगता है, अभियुक्त को। तो सिंपल सी बात है कि संस्वीकृति कौन कर सकता है, केवल अभियुक्त। केवल अभियुक्त क्या कर सकता है, संस्वीकृति कर सकता है। लेकिन जब हम कथन की बातचीत करते हैं तो कथन यहाँ पे ध्यान रखना कि भैया अभियुक्त भी कर सकता है, ठीक है ना, कोई साक्षी भी कर सकता है, कोई पीड़ित भी कर सकता है, ठीक है ना, या अन्य जिसको न्यायालय उचित समझे। तो कोई भी व्यक्ति यहाँ पर, तो सामान्य तौर पर अभियुक्त, साक्षी, पीड़ित या अदर कोई भी अन्य व्यक्ति जिसको न्यायालय उचित समझे कि नहीं भैया, किसमें, हाँ बोल दो। अन्य में देखो, अन्य में कौन आता है, जैसे मान लो किसी मामले कोई एक्सपर्ट का स्टेटमेंट लेना है, जरूरी है, तो अन्य में तो सामान्य तौर पर अभियुक्त, साक्षी, पीड़ित। देखो पीड़ित साक्षी अलग अलग हो सकता है ना, पीड़ित साक्षी अलग अलग हो सकता है, विक्टिम अलग हो सकता है, विटनेस अलग हो सकता है, एक्यूज अलग हो सकता है। अदर में आपका जैसे कोई एक्सपर्ट है ना, कोई एक्सपर्ट विशेषज्ञ आ गया कि भाई इसका भी स्टेटमेंट हम लेंगे, है ना, जो ना तो साक्षी में आता है, जनरली देखा जाए तो वो भी तो साक्षी पार्ट ऑफ विटनेस ही होता है। तो मोटे तौर पर यदि आप अभियुक्त, साक्षी और पीड़ित भी लिखोगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है ना, अदर शब्द भी आप यूज नहीं करोगे तो भी जो है तो वहां पे कोई गलती नहीं होगी, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए ओके, कंफ्यूज मत हो, मैंने हटा ही दिया अन्य को, जो चीज आपको परेशान करे उसको हटा दो, क्योंकि ज्यादा इंटरप्रिटेशन में जाते हैं ना तो परेशान हो जाते हैं। चलो, तो यहाँ पे 3 व्यक्ति यहाँ पे करते हैं, तो ये चीजें यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब मुद्दे की बात करते हैं। अब यहाँ पर कौन कौन से प्रोविजंस हैं बेसिकली, तो अब पहले मेन प्रोविजंस को देखते हैं। तो जो संयुक्त प्रावधान है, तो संयुक्त प्रावधान के बारे में हम बातचीत करते हैं, ठीक है। तो अभी संयुक्त प्रावधान के बारे में हम बातचीत करते हैं। इसको थोड़ा सा नीचे करना था,
तो हम लोग पहले संयुक्त प्रावधान के बारे में बातचीत करते हैं। अब संयुक्त प्रावधान में देखिए, तो संयुक्त प्रावधान में मेन चीज क्या है? सबसे पहले देखिए कि संस्वीकृति और कथन को अपलिखित कौन करेगा। तो देखो लिखा है, जिले का कोई मजिस्ट्रेट जिसमें किसी अपराध के किए जाने के बारे में सूचना रजिस्ट्रीकृत की गई है, चाहे उसे अधिकारिता हो या ना हो। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज लिखी है। पहले पुरानी सीआरपीसी में लिखा हुआ था कि देखो, पुरानी सीआरपीसी है तुम्हारे पास, लाओ दिखाओ, ठीक है। अब देखो यहां पे बड़ा मजेदार चीज यहां पे है जो पुरानी सीआरपीसी में नहीं था। क्या अंतर बताओ, पढ़ा है? क्या अंतर है, याद है? बताओ क्या अंतर था पुराने इसमें? नहीं पता? चलो कोई बात, मैं बता देता हूं। पुरानी सीआरपीसी में लिखा था कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट। तो महानगर मजिस्ट्रेट को तो अब हटा दिया है ना, अब बचा न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो न्यायिक मजिस्ट्रेट में लिखा था कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट। कोई का मतलब ये होता है कि मान लो एक व्यक्ति, एक अभियुक्त, मतलब इंदौर में जैसे मामला रजिस्टर्ड हुआ इंदौर में, ठीक है ना, और इंदौर में वो स्टेटमेंट देना चाहता है, भौरकुआ क्षेत्र में मामला रजिस्टर्ड हुआ। अब इंदौर में मामला रजिस्टर्ड हुआ, इंदौर जिले में भौरकुआ थाना क्षेत्र में। तो ये नई बीएनएसएस के तहत क्या कहता है, साफ तौर पर जिले का कोई मजिस्ट्रेट जिसे अधिकारिता हो या ना हो। तो भौरकुआ थाने का जो मजिस्ट्रेट है उसके, मान लो कि यदि वो नहीं लिख रहा है तो विजयनगर थाने का मजिस्ट्रेट, पलासिया थाने का मजिस्ट्रेट, राजेंद्रनगर थाने का मजिस्ट्रेट, किसी भी जिले के थाने का मजिस्ट्रेट यहां पर 183 के तहत कन्फेशन को या स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर सकता है। लेकिन पुरानी सीआरपीसी में लिखा था कोई मजिस्ट्रेट, फिर चाहे अब मान लो कि मामला भौरकुआ में है लेकिन कोई व्यक्ति यदि दिल्ली घूम रहा है, बोले मुझे यही कन्फेशन करना है, चल बेटा यही कर दे। पुरानी सीआरपीसी का इंटरप्रिटेशन ये था कि तू दिल्ली घूम रहा है, बंबई घूम रहा है, सब यही करना है, चल यही कर दे। लेकिन अब इसने क्या कर दिया कि जिले का मजिस्ट्रेट, फिर चाहे अधिकारिता हो या ना हो, ठीक है ना, जिले का मजिस्ट्रेट। क्योंकि होता क्या था कि प्रैक्टिकली, वैसे पहली बात तो क्योंकि पुरानी जो लिखी हुई थी इसका इंटरप्रिटेशन था लेकिन उतना यूज नहीं हो रही थी, तो उसको बोल दिया कि जिले का मजिस्ट्रेट ही कर देते हैं अपन, ठीक है ना। तो जिले का मजिस्ट्रेट, तो यहाँ पे जिला भी कौन, कि जिसमें किसी अपराध के बारे में सूचना रजिस्टर्ड की गई है। अब देखो सूचना रजिस्टर्ड की गई है, अब ये मजेदार चीज लिखी है, ठीक है, ये मजेदार चीज लिखी है। मान लो अपराध के बारे में सूचना, अपराध इंदौर में हुआ, सूचना दिल्ली में रजिस्टर्ड की गई है, ऐसा भी तो हो सकता है ना, है ना। तो सूचना दिल्ली में रजिस्टर्ड की गई है, तो फिर वो जहां सूचना रजिस्टर्ड की गई है उसका कोई भी मजिस्ट्रेट। पर इन जनरल, क्योंकि देखो एक चीज समझना, इन जनरल अब थोड़ा सा क्या कर दिया गया है कि दूसरी अधिकारिता में भी कर सकते हो आप। तो आप दूसरी जगह, तो जहां पर भी सूचना रजिस्टर्ड की गई है वहां पे आप उसको कर सकते हो। तो थोड़ा प्रयास किया गया उसको सीमित करने का, तो ये अमेंडमेंट है, ध्यान में रखिएगा। तो जिले का मजिस्ट्रेट अंडरलाइन लगा लेना क्योंकि ये नया अमेंडमेंट है, यहाँ पे ओटी बन सकता है। तो कोई मजिस्ट्रेट, जिले का मजिस्ट्रेट जिसको अधिकारिता हो ना हो, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। अब अधिकारिता हो इस अध्याय के अधिनियम के तहत किसी विधि के अधीन अन्वेषण के दौरान, लेकिन जांच विचारण के पहले। तो पहला यहाँ पे चीज जो काम की चीज है कि जिले का कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है ना, जिले का कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट, पहला पॉइंट जो काम का है। दूसरा, अन्वेषण के दौरान, ठीक है ना, परंतु जांच विचारण के पहले। ये बहुत काम की चीज है, ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि जांच और जो विचारण होता है, तो जांच विचारण कौन करता है? जांच और विचारण हमने पढ़ा है न्यायिक कार्यवाही है, तो भैया मजिस्ट्रेट न्यायालय ही करेगा, ठीक है ना। लेकिन अन्वेषण कौन करता है? पुलिस वाला करता है। अन्वेषण कौन करता है? पुलिस वाला करता है। और क्योंकि और आपने जो कह सकते हो कि एविडेंस की एक सेक्शन है 23 क्लॉज 1, अभी जो नई साक्ष्य उसकी सेक्शन 23 क्लॉज 1 जो कहता है
कि अब मान लो कि कोई ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन कोई अभियुक्त कहता है मुझे कन्फेशन करना है, तो पुलिस वालों से तो कर नहीं सकते, वो मना करता है कि पुलिस से कन्फेशन कोई महत्व तो नहीं होता, तो बुला लो मजिस्ट्रेट को, बुला लो किसी भी जिसको अधिकारिता हो, नहीं चलेगा, है ना। जैसे मान लो भोरगो थाने का मजिस्ट्रेट, उसको फोन लगाया, अरे शर्मा सर आप आ रहे हैं, अरे बिजी हुई यार, एक काम करो पलासे वाले को अभी बुला लो, तो पलासे वाला आकर के कन्फेशन रिकॉर्ड करवा लेगा। इतनी सी बातचीत यहाँ पे लिखी है। तो अन्वेषण के दौरान जांच विचारण के पहले साफ तौर पर लिखा है संस्वीकृति या कथन अभिलिखित कर सकता है किसी भी समय, उसके पहले किसी एट एनी टाइम, कोई टाइम नहीं लिखा है कि इतने समय के अंदर, किसी भी समय संस्वीकृति या कथन को लिख सकता है, ठीक है ना। संस्वीकृति को भी लिख सकता है, संस्वीकृति को भी, और कथन को भी, कथन को लिख सकता है। तो ये चीज यहां पर ध्यान में रखिएगा। काम की बातें, दो परंतुक दिया गया है। पहला परंतुक प्रक्रिया बताई गई है कि संस्वीकृति कथन जो है अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति में श्रवण दृश्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी अभिलिखित की जा सकती है। प्रक्रिया है अभियुक्त का अधिवक्ता वकील उपस्थित रहे। पुलिस रिफॉर्म के तहत बहुत सारी धाराएं हैं और बहुत सारे केस हैं जहां पे बोला गया है कि वकील चाहिए हमें, तो ठीक है भैया, वकील के सामने आप संस्वीकृति लिख लो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। दूसरा स्पष्टीकरण कहता है कि यदि कोई पुलिस अधिकारी जिसको मजिस्ट्रेट की शक्ति दी गई है, तो इससे मजिस्ट्रेट नहीं हो गया, वो है तो बेसिकली पुलिस अधिकारी ही ना, तो उससे कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं करोगे। तो कोई यदि पुलिस अधिकारी है, उसको मजिस्ट्रेट की शक्ति भी दे दी गई है, तो भी है पुलिस अधिकारी, तो उससे आप इस धारा के तहत कह सकते हो कि संस्वीकृति, ध्यान रखना, देखो वहां पे संस्वीकृति अभिलिखित करने को मना कर रहा है, कथन के लिए नहीं बोल रहा कि पुलिस वालों से कथन तुम कर सकते हो, लेकिन संस्वीकृति तुम पुलिस से नहीं कर सकते हो। ये छोटे सा परंतु के, लेकिन कई बच्चे इसमें ये संस्वीकृत कथन की नहीं, केवल संस्वीकृति की बातचीत करते हैं कि पुलिस अधिकारी कथन तो रिकॉर्ड कर सकता है, पढ़ाई अपन ने, ठीक है, उसका एविडेंशियल वैल्यू नहीं होता पर कर तो सकता है ना। तो ये चीज यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ये आपका क्लॉज यहाँ पे कहता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने इस प्रोविजंस पे जो हम पढ़ रहे हैं। तो अब देखो कि संस्वीकृति क्या होती है। संस्वीकृति क्या होती है ना, किसी अपराध को स्वीकार कर लेना कि भैया हाँ भैया हमने अपराध किया है, तो ये कहलाती है संस्वीकृति, किसी अपराध को स्वीकार करना, ठीक है। कहां पे बताया गया है, सबसे पहले सर जेम्स फिट्स स्टीफन, जिन्होंने साक्ष्य को लिखा है, उन्होंने अपनी जो किताब लिखी थी एविडेंस की, उस पे बताया कि संस्वीकृति की परिभाषा, लेकिन चूंकि वो परिभाषा उतनी अच्छी नहीं थी, जब हम लोग एविडेंस पढ़ेंगे ज्यादा अच्छे से बातचीत करेंगे, तो फिर प्रिवी काउंसिल ने पकाला नारायण स्वामी, ठीक है ना, पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर का बहुत फेमस केस है, उसमें प्रिवी काउंसिल ने कहा कि जब कोई अभियुक्त किसी अपराध को स्वीकार करे या उसके सब्सटेंटिव पार्ट को स्वीकार करे, या तो अपराध को स्वीकार कर ले, हो भैया हमने अपराध किया, या तो स्वीकार कर ले, ओ भैया हमने अपराध किया, मैंने मारा है, कल्लू महाराज गया है मान लो कोर्ट में एज ए एक्यूज, अब भैया मोहन किसने मारा, मैंने मारा है, चाकू लिया और पेट खोल दिया बीच चौराहे पे, मैं ही वो व्यक्ति, स्वीकार कर लिया। दूसरा कि कल्लू महाराज ये चाकू किसका है, मेरा है, मोहन से दुश्मनी थी, हाँ खून का प्यासा था उसका मैं, ठीक है ना, मारने गए थे, हाँ मारने गया था, अब सब स्वीकार कर लिया। अब ये भर नहीं स्वीकार किया कि मैंने मारा है, बाकी सब कि चाकू मेरा है, जो है तो पुरानी खानदानी दुश्मनी थी, खून का प्यासा उसका, यानी सब सब्सटेंशियल स्वीकार कर लिया, तो ये कन्फेशन है, संस्वीकृति है। चलिए, तो संस्वीकृति, अब देखो जब कोई भी अभियुक्त न्यायालय के सामने, जांच विचारण में न्यायालय के सामने होगा, तो वहां पर पढ़ेंगे न्यायालय के सामने बहुत सारी प्रक्रिया है जहां पर संस्वीकृति ड्यूरिंग द ट्रायल हम पढ़ेंगे, जहां पर संस्वीकृत करने के तरीके बताइए। लेकिन अन्वेषण के दौरान यदि मान लो कोई अभियुक्त कहता है, अंदर से उसको पछतावा हुआ, मुझसे गलती हो गई, पछतावा हो रहा है, मुझे स्वीकार करना है कि मैंने अपराध किया है, पुलिस वाले से बोल दिया, पुलिस वाले अच्छा 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 मजिस्ट्रेट साहब कन्फेशन करना चाह रहे, जल्दी आइए, तो बुलाया जाएगा किसको, मजिस्ट्रेट को, मजिस्ट्रेट आएगा, ठीक है, मजिस्ट्रेट आएगा, तो मजिस्ट्रेट 183 क्लॉज 2 में उसको बोलेगा, 183 क्लॉज 2 में सबसे पहले मजिस्ट्रेट को बोलेगा, सुन कल्लू महाराज, तू जो बोलेगा कि मैंने मर्डर किया है, तो हम खुशी हो कि तेरे को तेरी आरती नहीं उतारेंगे, तेरे को शाबाशी नहीं देंगे, तेरे को
धारा 101 लगा करके 302 लगा करके पहले अपराधी 302 लगा करके फांसी में चढ़ाएंगे, उसको वार्न करेगा, उसको क्या करेगा, चेतावनी देगा। तो इसको क्या करेगा, चेतावनी, चेतावनी, ठीक है ना, उसका देगा, उसको चेतावनी देगा, वार्न करेगा। और साथ में वार्न करने के साथ साथ देखो वहां पे दो शब्द यूज किया गया, चेतावनी देगा और दूसरा देखो वहां पर कि बिल्कुल आबद्ध नहीं हो, बिल्कुल बाउंड नहीं हो करने के लिए, क्योंकि तुम बोलोगे तो तुम्हारे खिलाफ ही प्रयोग करेंगे हम। और साथ में मजिस्ट्रेट देखेगा कि वो जो प्रश्न संस्वीकृति कर रहा है वह स्वेच्छा, तो चेतावनी, और देखेगा कि क्या वो स्वैच्छिक है, स्वेच्छा की जा रही कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि पुलिस वालों ने बढ़िया बर्फ की सिल्ली में लटा करके अच्छी सेवा कर रखी है इसकी, ठीक है ना, बांध करके रात भर सुताई की है, उसके बाद बोला साहब मोहन क्या पूरे खानदान का मर्डर मैंने किया है, एक बार बुला लो मजिस्ट्रेट को, मैं पूरे खानदान का मर्डर स्वीकार कर लेता हूं, बस आप मारना बंद कर दो, है ना। तो ऐसा तो नहीं हुआ। तो पूछेगा पुलिस वालों ने मारा पीटा तो नहीं, स्वेच्छा से कर रहा है ना, कोई तकलीफ तो नहीं हो रही तेरे को, तो बिल्कुल स्वेच्छा की है, तो बोले हाँ साहब पूरी इच्छा से बोल रहा हूँ, अपनी इच्छा से मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे स्वेच्छा करेगा, तो ये कहता है आपका क्लॉज 2। क्लॉज 3 क्या कहता है, अब मान लो भैया थाने से मजिस्ट्रेट को फोन गया कि साहब वो संस्कृत करने वाला है, आ जाइए, ठीक है। मजिस्ट्रेट जो है तो गया अभियुक्त के सामने, अभियुक्त मजिस्ट्रेट को देखते ही लगा फुट फुट के रोने, साहब बहुत मारा रात भर, और कहे कि मजिस्ट्रेट आएगा उसके सामने अपराध स्वीकार कर लेना, साहब हमें इनके सही से बचा लो। तो अब जैसे ही वो रोना चालू कर दिया, मजिस्ट्रेट को लग गया कि अरे भैया इसके साथ तो यहाँ पर 3rd डिग्री टॉर्चर का यूज हो रहा है। तो अब यहां पर सबसे पहले देखो लिखा है कि यदि मजिस्ट्रेट को यदि यहाँ पे वो है कि संस्कृत करने का इच्छुक नहीं, मतलब वो कह देता है कि मैं इच्छुक नहीं साहब, मैं अपनी इच्छा से नहीं, इन्होंने जो तो जबरदस्ती, तो अब उसको पुलिस कस्टडी में नहीं रखेंगे, क्योंकि पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, उसकी विशेष सेवा कर रहे हैं, 3rd डिग्री उसके साथ प्रयोग कर रहे हैं। तो अब इसको तुरंत तो पुलिस कस्टडी से उठा के कहां पे रखेगा, न्यायिक कस्टडी में, ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि यहाँ पर कह सकते हो, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि यदि संस्कृत स्वैच्छिक नहीं, तो स्वैच्छिक नहीं, स्वैच्छिक नहीं तो उसे पुलिस रिमांड से उठा करके जुडिशियल रिमांड में रख दिया जाएगा, यानी बोल दिया जाएगा भैया अब तुम्हारे लॉकअप में नहीं रहेगा, अब जिला जेल में रहेगा। कहां रहेगा, न्यायिक रिमांड का मतलब क्या होता है, जिला जेल, ठीक है। पुलिस रिमांड का मतलब क्या होता है कि थाने के अंदर जो जेल बनी होती है वहां पर अभियुक्त को रखा गया, इसको बोलते हैं पुलिस रिमांड, है ना। और जुडिशियल रिमांड में व्यक्ति को कहा, जनरली जो किसी जिले की जो न्यायालय होती है, जिला जेल, जनरली जिला जो जेल होती है वो एक तरह से किसी पर्टिकुलर जिले के जो कोर्ट ऑफ सेशन है उसके अंडर कंट्रोल मानी जाती है, तो न्यायिक अभिरक्षा में उसको वहां भेजा जाएगा। तो पुलिस कस्टडी से नहीं, पुलिस वालों के चंगुल से निकाल के उसको जुडिशियल रिमांड में भेज दिया जाएगा, ये कहता है क्लॉज 2। क्लॉज 3 है, देखो ये प्रक्रिया जनरली मजिस्ट्रेट क्यों जाएगा थाने, ठीक है, मजिस्ट्रेट क्यों जाएगा, तो जनरली पुलिस वाले मजिस्ट्रेट के पास ले के जाते हैं। पर क्या होता है, देखो किताबों में तो ऐसे लिखा, कायदा तो ये कहता है कि मजिस्ट्रेट आएगा, क्योंकि वो पुलिस कस्टडी में है ना। पर प्रैक्टिकलिटी क्या होता है, उसको मजिस्ट्रेट के पास ले जाते हैं, उसके घर ले गए या वो सब, क्योंकि मजिस्ट्रेट काहे आएगा थाने, तो मजिस्ट्रेट नहीं आता, जनरली उसको उसके पास ले के जाते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिकली प्रक्रिया होती है। पर थ्योरिकल में क्या लिखा है कि उसको सूचना दी जाती है, इच्छुक है आओ और करो, तो उसमें प्रोसेस वगैरह होती है, ठीक है ना। चलो तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपका कह सकते हो पुलिस रिमांड से जुडिशियल रिमांड में डाल दिया गया। चलिए अगली लास्ट चीज कि ये जो संस्वीकृति लिखी, अब मान लो चलो अब फाइनली उसको अब ये देखा जाए तो ये आपका क्लॉज 2, तो ये क्लॉज 181, ये यहाँ पे क्लॉज नहीं लिखा मैंने, यहाँ लिख देता हूँ 183 क्लॉज 3 जो है तो ये है। अब आपका 183 क्लॉज 4, ये दो बातें हैं। अब मान लो संस्कृत लिखी जा रही है, तो संस्कृत लिखने का तरीका कौन सा यूज होगा, तो तरीका बताया गया है बीएनएसएस की सेक्शन 316 में, ठीक है ना। तो धारा 316 के तरीके से, ठीक है ना, संस्वीकृति जो है वो लिखी जाएगी, लिखना ऐसा लिखना, सिंपल से लिख लो संस्वीकृति। पहली चीज, और दूसरी चीज यहां पे ध्यान रखिएगा कि यहां पर ज्ञापन तैयार करना, ठीक है ना, ज्ञापन तैयार
करना। तो ज्ञापन तैयार, मजिस्ट्रेट क्या तैयार करेगा, एक मेमोरेंडम। वो ज्ञापन में नीचे आप देखो फॉर्म पूरा लिखा है कि मैंने इसको अभियुक्त का नाम लिख करके समझा दिया है कि भाई देख तू संशोधित करने के लिए बाउंड नहीं है, फिर भी तू जो बोल रहा है तेरे खिलाफ यूज होगा, और मुझे विश्वास है कि इसने स्वेच्छा से संशोधित की है मेरी उपस्थिति में, और मैंने सुना है, इससे प्रॉपर्ली पढ़ के सुना दी है कि तूने यही बोला, मैंने यही लिखा है। और उसके बाद उसने बोला हाँ साहब पूरा वृत्तांत, तो उसके बाद मजिस्ट्रेट वहां पे साइन करेगा पूरा। तो ज्ञापन तैयार करने का, तो ये ज्ञापन की पूरी प्रोसेस यहाँ पर बताई गई है। तो ये आपका कन्फेशन संस्वीकृति का कह सकते हो कि पूरी प्रोसेस यहाँ पर बताई गई है आपकी इस पर्टिकुलर क्लॉज में। अगली बातचीत करते हैं आप क्लॉज 6 में, सॉरी क्लॉज 5 से। तो ये आते हैं कथन, ठीक है ना। तो कथन के बारे में हम बातचीत करते हैं। तो कथन के बारे में आपका बेसिकली बातचीत करता है 183 क्लॉज 5। तो क्लॉज 5, अब कथन देखो कौन कोई भी कर सकता है। दूसरा कथन कैसे किया जाएगा, देखो लिखा है कि साक्ष्य लिखित करने के लिए इसके पश्चात उबंधित ऐसे रीत से अभिलिखित किया जाएगा मजिस्ट्रेट की राय में, मतलब वो जो सबसे उपयुक्त होगा और शपथ दिलवाने की शक्ति। तो यहां पर आप इसको 60 में लिख सकते हो कि शपथ, ठीक ना, शपथ पर कथन। ध्यान रखना सबको शपथ दिलवाई जाएगी। जैसे मान लो कि पुलिस वाले, मतलब पुलिस वाले के पास मजिस्ट्रेट को, सॉरी मजिस्ट्रेट के पास जो है तो अभियुक्त को पेश किया गया है ना कि साहब ये संशोधित करना चाह रहे हैं, और अभियुक्त तो लूटने लगा मजिस्ट्रेट के सामने कि साहब हम तो नहीं करना चाह रहे, जबरदस्ती हम पर दबाव बना रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में ठीक है भैया संशोधित नहीं, कुछ बोलना है तो बोल दो। तो हाँ साहब ये पुलिस वाले मार पीट रहे हैं हमारे साथ, जो है तो अत्याचार कर रहे हैं। अब एक तरह से यहाँ पर वो एक स्टेटमेंट दे रहा है, तो यहाँ पर भले अभियुक्त है लेकिन मजिस्ट्रेट बोलेगा ठीक है ये तुम शपथ ले लो, शपथ लेके बोल सकते हो, है ना। तो शपथ लेके, तो वहां पे प्रॉपरली फिर चाहे अभियुक्त हो, साक्षी हो, पीड़ित हो, हमेशा शपथ पर कथन होता है, औथ पर, ठीक है ना, शपथ पर। यानी शपथ लेगा कि मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ साहब, झूठ कहूंगा तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल होऊंगा। तो शपथ पर जो है तो कथन होता है, ये चीज यहाँ पर ध्यान में रखिएगा प्रॉपर तरीके से। तो शपथ पर कथन होगा क्लॉज 5। क्लॉज 6 आते हैं। तो क्लॉज 6 बड़ी लंबी चौड़ी बातचीत करती है। बहुत सिंपल तरीके से आप समझ सकते हो, रेप संबंधी जितने भी अपराध हैं, रेप संबंधी अपराधों में कथन कौन लिखेगा, महिला मजिस्ट्रेट। कौन करेगा, महिला मजिस्ट्रेट, है ना, आपने पढ़ा होगा। देन उसके बाद कि इसके बाद किन मामलों में कह सकते हो कि कथन जल्दी, मतलब अनिवार्य, अब ध्यान रखना यहाँ पे अनिवार्य रूप से महिला मजिस्ट्रेट कथन को लिखेगी। दूसरा, कोई मामला ऐसा है जिसके लिए सजा मृत्यु, आजीवन कारावास से 10 वर्ष के ऊपर की है, उस मामले में भी ये पहले देखो कंपलसरी नहीं था, अब क्या कर दिया गया कि अब कंपलसरी कर दिया गया कि यदि कोई मामला ऐसा है जिसमें कोई साक्षी पहुंचा है और मर्डर का केस है ना, रेप का केस है या लूट डकैती, मतलब ऐसा कोई केस है जिसमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 साल के ऊपर की सजा दी जा सकती है, तो ऐसे मामले में अब इसको अनिवार्य कर दिया गया है नई बीएनएसएस के द्वारा कि अब जो है वो अनिवार्य रूप से मजिस्ट्रेट स्टेटमेंट को क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा पहले, है ना। क्योंकि स्वाभाविक बात है कि मजिस्ट्रेट के, मैंने शुरुआत में भी समझा दिया, क्योंकि मजिस्ट्रेट के सामने जो कथन होता है वो किस पर होता है, शपथ पर। इसलिए इसका जो एविडेंशियल वैल्यू है, साक्ष्यिक मूल्य है, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। क्योंकि पुलिस वालों के सामने आपने बोल दिया, कोर्ट में पलट जाओगे तो पुलिस वाले कुछ नहीं कर, मतलब ना न्यायालय कुछ कर पाएगा ना पुलिस वाले कुछ कर पाएगा। जैसे जाहिरा शेख का केस मैंने पढ़ा है उसमें यही था, है ना। ये जाहिरा शेख जो थी वो थाने में कुछ और बोली, न्यायालय में जाके पलट गई, बोले साहब वहां पे दबाव बना के बुलवाया गया, तो कुछ नहीं कर सकते थे खिलाफ। लेकिन यहाँ पर जब आप शपथ पर कथन कर रहे हो और पलट जाओगे तो आपके खिलाफ झूठी गवाही देने का कार्यवाही की जा सकती है। समझ में आ गया ना, ये अंतर हो जाता है, क्लियर कहानी। तो ये चीज यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। बाकी यही चीज यहाँ पे कहता है। अगला परंतु कहता है कि कोई भी अस्थायी या मानसिक रूप से दिव्यांग है, कोई हैंडीकैप पर्सन है, तो इंटरप्रेटर को बुला लो, या कोई स्पेशल कोई टीचर वगैरह है जो ऐसे लोग को डील करता हो उनको बुला लो, और उनके साथ मिल करके बैठ करके प्रॉपरली जो है तो स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना है। अगली चीज यहाँ पे क्या कहता है कि अब चूंकि कोई व्यक्ति जो शारीरिक मानसिक रूप से दिव्यांग है, उसका यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा गया है, उसका स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा गया है। अब ऐसा व्यक्ति को पहले मजिस्ट्रेट के सामने आया, फिर न्यायालय में ट्रायल होगा तो जाएगा, तो इसलिए बोल दिया गया कि ये जो स्टेटमेंट इसने लिखा है, ये स्टेटमेंट क्या होगा,
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 142 के तहत ये एग्जामिनेशन इन चीफ क्या मानी जाएगी, मुख्य परीक्षा मानी जाएगी। यानी कि अब उसकी फिर से न्यायालय के सामने चीफ एग्जामिनेशन नहीं होगी, केवल क्लास होगा। चीफ जो है तो इसी को चीफ माना जाएगा, ठीक है ना, इसी को। अब वैसे भी इसकी ऑडियो वीडियो ऐसे लोग का जो स्टेटमेंट होता है उसको बाकायदे वीडियो रिकॉर्डिंग में बनाते हैं, तो पक्षकार को दिखा देंगे साहब इसने ऐसा बोला है, देख लो, है ना, उसके बाद क्रॉस कर लो तुमको जो क्रॉस करना है। तो ए से यहाँ पे लिखा हुआ है क्लॉज 6। क्लॉज 7 देखा जाए तो आप ये पहले प्रोविजन के साथ ही जो है, जैसे 1 और 7 मैंने बताया था, तो क्लॉज 7 जो है तो 183 क्लॉज 7 ये प्रक्रिया है कि भैया यदि ऐसा मजिस्ट्रेट संस्कृत लिख रहा है जिसको अधिकारिता नहीं है, तो अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट को भेज देगा। कुछ कठिन लगा, सिंपल सा है कहानी, सब मैंने बता दिया आपको, ठीक है। चलिए।